इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। और अब समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसमें आपके साथ हैं कुसुम और अशोक। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज जो विषय हमने लिया है वो विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य। क्यों कुसुम, यही है ना? जी बिल्कुल जी। गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य, और विषय विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। जी, हमारे साथ आज इस विषय से संबंधित हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी साहब। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम किसान की बात में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। फ़ोन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01123421089, दूसरा नंबर है 01123421608, यानी 01123421089 और 01123421608। रहेगा इंतज़ार आपकी फ़ोन कॉल जी। इसके अलावा आप हमारे साथ ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, kkbongold@gmail.com। और इसके अलावा आप हमारे साथ SMS के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा SMS के लिए नंबर है 53010। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमारा है गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य, पहले तो हम ये जान लें कि इन गोभी वर्गीय में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, कौन कौन सी सब्जियां शामिल हैं? जी हाँ, जब हम गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं, आम तौर पे ये जाड़े के मौसम की फसलें होती हैं, सर्दियों की फसल होती है। लेकिन आजकल क्या है कि आप देखते हैं कि सारी सब्जियां सालों भर मिलती हैं जी। इसी कारण से अब अलग अलग प्रजातियां विकसित की गई हैं। जो कुछ प्रजातियां गर्मियों में भी लगाई जाती हैं, जिनकी फसल की कटाई देखिए अभी चल रही है, क्योंकि अभी भी मार्केट में गोभी आपको खाने को मिल रही है। बिल्कुल। इससे पहले वो गोभी जो थी पहाड़ी क्षेत्रों से आती थी। लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें अभी जैसे गोभी की हम बात कर लें, जो फूल गोभी की बात करें, उसके बाद एक बंद गोभी होता है, ब्रोकली है, उसके बाद गांठ गोभी है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये सब हमारी गोभी वर्गीय सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो इनमें आती हैं। और आम तौर पे जो मैं बता रहा था कि ये सर्दी के मौसम की फसल है, किंतु जो विकास हुआ है और जो कुछ रिसर्च हुए हैं, इनके आधार पे अब ऐसी प्रजातियां विकसित की गई हैं जिनको हम अमूमन पूरे साल भर हम उगा सकते हैं, सिर्फ जो बहुत ही गर्मी का मौसम होता है उनको छोड़ के। दूसरी चीज है कि भारत में विविधताएं भी बहुत हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कभी गोभी आ जाती हैं, कभी मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं। इस प्रकार से जो हम वातावरण में हम सालों भर अब इनकी खेती कहीं न कहीं हम करते रहते हैं। अच्छा, अभी जो मौसम के हिसाब से अगर हम बात करें मौसम की, तो अभी कौन कौन सी रोपाई गोभी की किस्म की सब्जियों की हो जा रही है? कौन कौन सी खेती हो रही है? जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम जैसे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, यहाँ कुछ सब्जियां अभी भी हैं गोभी वर्गीय की, जिनकी अभी रोपाई चल रही होगी। किंतु रोपाई अब वही किसान कर सकते हैं जिन्होंने इसकी पौध पहले से बना रखी होगी, यानी उनकी नर्सरी अगर तैयार होगी। तो अगर हम फूल गोभी की बात करें तो इसमें एक ग्रुप होता है जिसे हम स्नोबॉल ग्रुप की गोभी कहते हैं। अच्छा। जिसकी नर्सरी किसान भाइयों ने अक्टूबर के महीने में तैयार कर रखी होगी, और अभी उसकी चूंकि 1 महीने से लेके करीब 45 दिन के आसपास की जो नर्सरी होती है, जो पौध होता है, उसकी हम रोपाई खुले खेतों में कर सकते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए अभी ये है कि वो फूल गोभी की जो स्नोबॉल प्रजाति है, इसकी रोपाई कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ फोन पर। हेलो। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं। मैडम, मैं ग्राम लक्ष्मणपुरा, जिला टीकमगढ़ से अखिलेश सेन बात कर रहा हूँ। मैडम, मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ अभी। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आज का विषय है गोभी, फूल गोभी की सब्जी जी, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई यदि किसी एक गोभी की फसल उगाना चाहते हैं
तो इसमें कैसे तैयारी करें और कैसे इसकी मिट्टी का जांच पड़ताल करें और इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि विस्तार से बताएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँ तो उन्हें मौसम का ध्यान करना है कि किस मौसम में वो गोभी की खेती करना चाहते हैं। जैसे जो किसान भाई के लिए जो सबसे अधिक फायदा होता है वो ऐसे किसान भाई हैं जो अगेती गोभी की खेती करते हैं। यानी कि अगर वो जून जुलाई में अगर नर्सरी तैयार कर लें, जिससे कि जुलाई और अगस्त में वो पौधे की रोपाई कर लें, और अभी यानी कि समझ लीजिए अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में यानी दीपावली के आसपास जिन किसान भाइयों की गोभी बाजार में आ जाती है उन्हें मुनाफा सबसे अधिक होता है। किंतु जो ऐसे किसान भाई हैं इनको अलग प्रजाति का चयन करना होगा। इनके लिए अगेती प्रजातियां होती हैं, जैसे हमारे पूसा संस्थान की भी कुछ प्रजाति है, पूसा मेघना का वो चयन कर सकते हैं जो बिल्कुल अगेती होती है। उसके बाद जो किसान भाई लगाना चाहते हैं वो पूसा अश्विनी प्रजाति है या कार्तिकी प्रजाति है, उसका चयन कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है कि किस मौसम में आप लगाना चाहते हैं, ये सबसे पहला है। उसके हिसाब से आपको प्रजाति का चयन करना है, उसी प्रजाति का चयन करना है। उसके बाद आता है, जैसा इन्होंने पूछा कि भूमि और जलवायु, आमतौर पे जैसा हमने बताया कि सर्दियों के मौसम में होती है जी। जो दूसरी गोभी वर्गीय सब्जियों की बात जैसे अगर हम करेंगे, जैसे हम ब्रोकली आजकल काफी प्रचलित हो रहा है। जो बड़े महानगरों के आसपास के जो लोग हैं, खास करके जैसे दिल्ली के आसपास के जो 100-200 किलोमीटर के एरिया के जो किसान होते हैं, ये ब्रोकली की काफी खेती करना प्रारंभ किए हैं। तो वो ब्रोकली का चयन कर सकते हैं क्योंकि उनको मुनाफा उसमें अधिक होता है। जो ब्रोकली की खेती जो किसान भाई करते हैं उनको ये बताया जाता है कि ऐसा मौसम लें जबकि सर्दी जो है सबसे अधिक पड़ रही हो, तो उनकी जो गुणवत्ता होगी वो अच्छी होगी। यानी अगर वो अक्टूबर के लास्ट में अगर रुपाई करते हैं और जिससे उनकी फसल जो होती है वो दिसंबर और जनवरी में आती है, तो वो ब्रोकली सबसे अच्छी किस्म की होगी। जैसा कि बार बार अशोक जी मौसम की बात चल रही है कि मौसम पर प्रश्न हमारा आया भी अखिलेश जी ने किया टीकमगढ़ से, तो क्यों ना हम मौसम संबंधी जानकारी भी अपने किसान मित्रों को बता दें जिससे कि उनको सहायता मिले अपने कृषि में। तो हम आपको बता दें कि सप्ताह के दौरान आसमान में धुंध रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस, बादलों की स्थिति रहेगी 4 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 87%, न्यूनतम 35%, हवा की गति रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा रहेगी उत्तर उत्तर पश्चिम। किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना तो बढ़ ही जाती है, लेकिन इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में वाष्पोत्सर्जन और भोजन बनाने में कमी आती है और इस कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। किसान वर्तमान में प्याज की बुआई के लिए ये मौसम बहुत अनुकूल है। वैसे तो बात चल रही है गोभी वर्गीय फसलों की, लेकिन ये सलाह है कि समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का कार्य भी करें। ये थी हमारे किसान मित्रों के लिए मौसम संबंधी जानकारी। कुसुम, एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम बहन जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम अकरम मुबारकपुर से बोल रहे हैं। जी अकरम, पूछिए सवाल। ये गमले वगैरह में गोभी लगाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है फल छोटा सा होते हैं, उसके बाद खराब हो जाते हैं। मेरे एरिया का जो है मिट्टी जो है नमकीन पानी है मेरे इधर का, तो बताइए आपकी कैसे मिट्टी बाहर से लाना पड़ेंगे या क्या? ओके डॉक्टर साहब, क्या गमले में भी लगती है गोभियां? जी हाँ, देखिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। खास करके जो शहरी क्षेत्रों के जो श्रोता होते हैं उनकी अक्सर ये परेशानी होती है। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो इनको बताते हैं कि आमतौर पे गमले में हमें ऐसी फसल लेना चाहिए जिसमें हम बार बार तुराई करते हैं। जैसे सपोज आपने बैगन लगाया, आपने टमाटर लगाया, तो 2 फल आपने आज तोड़े, फिर फल तोड़ते रहते हैं आप 2 महीने 3 महीने तक। या कोई साग वाली पत्तेदार सब्जी लगाई तो बार बार उसकी कटाई करते हैं। गोभी में क्या होता है कि आप 60 दिन 70 दिन तक उसको पौधे को पालते पोसते हैं और एक दिन आपने कट किया, सारी गोभी आपकी खत्म हुई। लेकिन इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि इनका गोभी का साइज जो है वो छोटा रह जाता है
और मैं सबसे पहले इनको ये बताना चाहूंगा कि ये आम तौर पे एक डिफिशियंसी भी होती है जिसको हम बटनिंग कहते हैं, कि जो गोभी का फूल होता है वो बटन की तरह हो जाता है जी। ये क्यों होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम बहुत लंबी अवधि का अगर हम पौधरोपण करते हैं, जैसे कि जो सही समय होता है नर्सरी का वो करीब 4 से 6 सप्ताह का होता है, लेकिन किसी कारण से अगर हम उससे लंबी अवधि की अगर हम जैसे 7-8 2 महीने के बाद अगर हम उसको लगाएंगे तो उसमें एक ये समस्या आती है बटनिंग की। दूसरा इन्होंने जैसे बताया बेमौसम का, जैसे मैं बता रहा था अलग अलग मौसम की होती है। जैसे अगर कोई अगेती गोभी को अगर हम रुपाई कर देंगे तो उसका जो फूल होगा वो छोटा हो जाएगा। यानी इसमें गोभी को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके हिसाब से प्रजातियां बताई गई हैं। अगर वो आप करेंगे तो ये बटनिंग की समस्या कम होगी। जैसा इन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि इनका पानी नमकीन है या खारा है, तो इनको क्या करना चाहिए कि गोबर की खाद जो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद हो उसमें थोड़ा ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है उसको मिला के अगर रख लेंगे तो उससे इनकी बाकी जो समस्या है उनका भी समाधान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया अगेती जो प्रजाति इसके बारे में आपने जो है जिक्र किया और कार्तिकी की बात करी, असुनी की बात करी, तो ये इनके नाम किस तरह रखे जाते हैं? इस तरह कोई मौसम के हिसाब से रखे जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये मौसम के ही हिसाब से रखे जाते हैं। अश्विनी का मतलब है आसिन के महीने में, कार्तिकी का मतलब है जो कार्तिक का मौसम है उसमें जब उसकी उपलब्धता होगी उसी हिसाब से। हमारे संस्थान की एक और प्रजाति है जिसका नाम है पूसा कार्तिक शंकर, यानी पौष के माह में कार्तिक शंकर। पौषजा भी है, अच्छा। हमारे पौषजा भी वैरायटी है जो पूस के महीने, यानी तभी मेरी दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी थी, आपने नाम बताया ना आगे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि मौसम के हिसाब से नाम रखें और इसी हिसाब से प्रजातियों का चयन भी करना है जिससे किसानों को भी ये समझने में आसानी हो कि हम जो टारगेट कर रहे हैं मार्केट को, क्योंकि अब किसान को व्यवसाय के तौर पे लेना है तो मार्केट में देखना है कब मार्केट में उसकी फसल आएगी जिससे उसको दाम अधिक मिले। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताएं। जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं। जी योगेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं? बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी बताएं योगेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मतलब गोभी में अभी कौन कौन सी सावधानी बरते? फूल गोभी है उसमें। लगता है देर से आपने रेडियो सेट ऑन किया योगेश जी। अभी 2-3 मिनट पहले शुरू किया। ओह, इसीलिए आपने सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, सुन लीजिए अब डॉक्टर साहब जवाब। जी हाँ, इन्होंने jैसे पूछा कि अभी अगर जिन किसानों के खेतों में अगर गोभी या तो लगा रहे होंगे उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए। पहला तो ये ध्यान देना है कि अभी हम सिर्फ स्नोबॉल प्रजाति की गोभी ही लगाएंगे, या जो बंद गोभी है उसकी रोपाई हो सकती है, ब्रोकली की भी रोपाई अभी हो सकती है, या जो हम गांठ गोभी कहते हैं उसकी भी रोपाई अभी हो सकती है। रोपाई के समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? आजकल क्या होता है कि खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर हम रोपाई के समय ही थोड़ी अगर हम सावधानी रखें, जैसे जब हमें रोपाई करनी है उससे 2 दिन पहले खेत में एक दवा आती है, हर्बिसाइड होता है जिसे हम बासालीन या पेंडीमिथिलीन होता है जो स्टॉम्प के नाम से मिलता है। 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में उसका घोल बना के अगर हम उस हर्बिसाइड जो खरपतवारनाशी है उसका अगर हम छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद अगर हम गोभी के पौध को लगाते हैं तो आपका जो खेत होगा करीब 30 से 35 दिन तक खरपतवार से विमुक्त रहेगा। इससे किसानों को काफी सुविधा होती है। चलिए देखते हैं अगले श्रोता का क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। कौन सा आप बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं गाजियाबाद से विनोद बोल रहा हूँ। जी विनोद जी, पूछिए सवाल। मैं डॉक्टर साहब से जानकारी लेने के लिए चाह रहा हूँ कि गोभी का जो फसल है, मैं भी स्नोबॉल लगा रखा हूँ, तो कितनी दूरी होना चाहिए और उसमें जो हमारी मिट्टी है उसमें 2-4 दीमक दिखाई दिया है, तो उसके लिए कुछ उपचार हो तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आपने कहा है। अगर देखिए जो स्नोबॉल है, स्नोबॉल को थोड़ा हम अधिक दूरी पे लगाते हैं, यानी अगर आप लाइन से लाइन की दूरी आप 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 40 से 45 सेंटीमीटर तक रखें, क्योंकि जो स्नोबॉल होता है ये काफी फैलता है और इसका हिसाब रखें। जैसा दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ दीमक की समस्या है, तो दीमक की समस्या के लिए अगर आप पानी जब डालें, पहली बार ही जब आप पानी डालें तो उसमें क्लोरोपाइरीफॉस आता है, या तो आप एक काम कर सकते हैं जहां आपका स्रोत हो वहीं पे थोड़ा सा उसमें आप सुराख करके वहीं रख दें, जिससे पूरे खेत में ये क्लोरोपाइरीफॉस जो है ये पहुंच जाएगा
इससे आपकी दीमक की समस्या बहुत हद तक खत्म हो सकती है। दूसरा हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि दीमक जो है जब तक नमी बनी रहती है तब तक दीमक प्रॉब्लम नहीं करता है। जो ही खेत में अगर सूखा होगा यानी नमी कम होगी, दीमक आपको परेशान करेगा। जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें एक बार फिर से अपने फोन नंबर्स अशोक जी, और कैसे वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, उनके मन में कोई प्रश्न है आज के विषय को लेकर, तो उसके लिए हम बता दें आज का हमारा विषय जो चल रहा है, जिस पर बातचीत चल रही है, वो है गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य। और हमारे साथ जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और आप इस विषय पर कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो सीधे हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं जी, हमारे फोन नंबर्स हैं 01123421089, दूसरा नंबर है 01123421608 जी, और ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं kkbongold@gmail.com। जी हाँ, kkbongold@gmail.com। और इसके अलावा SMS भी कर सकते हैं 53010। ये सभी माध्यम हैं जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और विषय से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन से वो ये है कि रोग लग जाए अगर इस गोभी वर्गीय फसलों में, तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिस समय कटाई कर रहे हैं उस समय, और उसके बाद भी हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी सर, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए आप प्लीज। अच्छा, बंद कर दीजिए ताकि हम आपको अच्छे से सुन सकें, आप भी हमें सुन सकें। हेलो जी साहब, नाम बताइए। मैं गाजियाबाद से बोल रहे हैं, लुकमान नाम है हमारा। जी लुकमान साहब, पूछिए। मेरा सवाल ये था कि गांठ गोभी का समय है अभी पौध रोपाई का? गांठ गोभी का समय है रोपाई के लिए? जी, कि अगर आपके पास अगर पौध तैयार है, यानी अगर आपके पास नर्सरी अगर पहले से अगर उपलब्ध है, तो आप इसको खेतों में इसकी रोपाई कर सकते हैं, जिससे ये 60 से 70 दिन में ये जो फसल है ये तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी। किंतु अब अगर दोबारा अगर आप नर्सरी लगाना चाहेंगे तो ये काफी लेट हो जाएगा। चलिए, तो अब एक सूचना हम भी दे दें। आज़ादपुर फल सब्जी मंडी से जो बाजार भाव हमें मिले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सब्जियों की अगर बात करें तो आंवला जो है 22 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको मिल सकता है। अरबी 36 रुपये केजी है। बेबी कॉर्न 50 रुपये केजी आप ले सकते हैं। बथुआ की बात करें 36 रुपये केजी है। बैंगन 12 रुपये केजी, चुकंदर 20 रुपये प्रति केजी और गाजर 55 रुपये प्रति किलो आप सब्जी मंडी से ले सकते हैं। फलों में मौसम्बी की बात करें 68 रुपये केजी इस समय मिल रहा है। अनानास 36 रुपये प्रति किलो, माल्टा 60 रुपये केजी, तरबूज 20 रुपये केजी और अमरूद 35 रुपये किलो का बाजार भाव है। बहुत अच्छी जानकारी दी अशोक जी आपने। और इसके साथ मेरे पास भी एक बहुत अच्छी जानकारी है अपने किसान मित्रों के लिए। जैसा कि हमारी जो सरकार है नित नई योजनाएं हमारे किसान मित्रों के लिए जारी करती है, और इसमें एक और नई योजना जारी की है कि किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा कृषि यंत्र किराए पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित CHC मोबाइल ऐप CHC फार्म मशीनरी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान अपनी स्पर्धात्मक दर पर इस ऐप से अपने जो कृषि मशीनरी है किराए पर ले सकते हैं, और किसान भाई इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं इस ऐप का, है ना, ताकि किराए पर लें और इसका लाभ उठा सके अपने खेतों में। जी, और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लाभान्वित हों। डॉक्टर साहब, बात अगर हम जो कुसुम जी ने पूछी, इन्होंने एक रोगों की बात की थी कि किसान को सबसे बड़ी समस्या जो होती है रोग और कीड़े बहुत परेशान करते हैं किसान भाइयों को। लेकिन हम कुछ चीज ये बताना चाहेंगे, जब हम जैसे रोपाई करते हैं उसी समय अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो आपके खेतों में रोग भी कम आएंगे और कीड़े भी कम लगेंगे। अच्छा। या आप उनका समन्वित रूप से आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे जो किसान भाई अभी लगा रहे होंगे, रोपाई कर रहे हैं, अगर उस फसल लगाने के साथ साथ करीब 15 लाइन अगर हमने गोभी लगाई, उसके बाद अगर हमने बीच में एक लाइन हमने जो मस्टर्ड होता है यानी जो लाही होती है या सरसों होती है उसकी लगा दें, या किनारे पे अगर हम बॉर्डर पे अगर हम सरसों की फसल अगर हम लगा देते हैं, इससे कई सारे जो कीट होते हैं वो जो कॉमन होते हैं तो वो सरसों पे आएंगे, जिसके कारण से हमें जो गोभी की फसल है इस पे हमें कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना हो। हम सिर्फ जो बॉर्डर पे जो वो लगी हुई हैं उन्हीं पे हम करेंगे, क्योंकि हमें किसान भाइयों को ये भी समझाना है कि जो हम सब्जी उगाएं वो बिल्कुल सुरक्षित सब्जी हो और उपभोक्ताओं के लिए भी वो स्वास्थ्य को वृद्धि करने लायक हो, हानिकारक ना हो।
दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, जब भी हम बीज खरीदते हैं, बीज का हमें शोधन करना चाहिए, या तो हमें ट्राइकोडर्मा से या हम बेबिस्टीन से हम उसका शोधन करके लगाएं। बीजों में भी उत्तम क्वालिटी होती होगी? जी हाँ, बीज हमेशा बिल्कुल उचित सोर्स से खरीदें। जैसे आप पूसा संस्थान से खरीद सकते हैं, या अगर हमारा नेशनल जो सीड सेंटर है वहां से आप खरीद सकते हैं, सारे कृषि विज्ञान केंद्र से खरीद सकते हैं, और भारत सरकार का एक उपक्रम है राष्ट्रीय बीज निगम, उनसे भी आप इनके बीज गुणवत्ता के, अच्छी गुणवत्ता के खरीद सकते हैं। इसमें अगर हम स्पेसिफिक बात करें, एक समस्या आमतौर पे आती है जिसे हम ब्लैक रॉट बीमारी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो गोभी वर्गीय आमतौर पे गोभी में ज्यादा होती है, पत्ते पहले पीले पीले होने लगते हैं, साइड से वो पीले होते हैं, और अंग्रेजी का जो भी अक्षर जैसा लिखा होता है वैसे उस डायरेक्शन में वो दिखता है किसानों को कि उल्टा भी उनके पत्तों पे बन गया है, तो वो समझ लें कि उनके फसल में जो है ब्लैक रॉट बीमारी लग गई है। सबसे पहले तो वो कर सकते हैं कि जिस पत्तों पे ये आ गया है उन पत्तों को तोड़ लें और कहीं किनारे खेत से दूर उसको गाड़ दें जमीन के नीचे, जिससे कारण इसके और जो बाकी फसलें वो खराब ना हो। उसके बाद उन्हें ध्यान रखना है कि 10 लीटर पानी लें, उसमें 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाएं और 50 ग्राम उसमें जो है ब्लाइटॉक्स मिलाएं, और इसका एक मिश्रण तैयार करके अपने फसल पे इसका स्प्रे कर दें। इस बीमारी से उनको निजात मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, पोषण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, आपने ये भी पूछा, क्योंकि ये भी एक किसान भाई जो अभी लगा रहे हैं, आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि मिट्टी की जांच करने के पश्चात ही आपको इसका तय करना चाहिए हमें कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना फास्फोरस, कितना पोटास डालना है, और सॉइल हेल्थ कार्ड से वो किसान भाइयों को पता भी है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो आमतौर पे इसमें करीब हम 100 से 120 केजी हम नाइट्रोजन डालते हैं, 100 केजी के आसपास इसमें हम फास्फोरस डालते हैं, और 50 से 60 केजी हम पोटास डालते हैं। जब हम रुपाई कर रहे हैं उससे पहले जब हम खेतों की अंतिम बार तैयारी करते हैं तो आधी मात्रा नाइट्रोजन की और सारी मात्रा फास्फोरस और पोटास की हमें डाल के खेतों की तैयारी करनी चाहिए, और उसके बाद अगर हमें हर्बिसाइड स्प्रे भी कर देना चाहिए। जो बाकी आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की बची हुई है, ये एक बार जब फसल आपकी करीब 30 से 35 दिन की हो जाती है तो आधा यानी उसका आधा यानी 1/4 हिस्सा नाइट्रोजन डाल के उस पर हमको मिट्टी चढ़ाना होता है, जिससे कि जो जड़ है उसमें एरेशन भी अधिक होगा और जो जड़ें होंगी वो विकसित होंगी और पोषक तत्वों को आराम से ले सकेंगे। उसके बाद फिर करीब 30 दिन के बाद जब उसमें फूल बनने लगते हैं या जिसमें अगर हेड है वो हेड बनने लगते हैं, उस अवस्था में एक बार और अगर हम नाइट्रोजन की जो 1/4 डोज है उसको हम डाल देते हैं तो जो किसान भाइयों की फसल होती है वो काफी अच्छी होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे जाड़े का मौसम है या मैडम बता रही थी कि धुंध के कारण प्रकाश संश्लेषण कम होता है, उस अवस्था में वो जो लिक्विड नाइट्रोजन है यानी अगर हम घोल बना के 1 से 1.5% यूरिया का घोल बना के अगर हम छिड़काव करें, अगर हम स्प्रे करते हैं तो पौधों की जो वृद्धि होती है वो थोड़ी तेज हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ उभर कर आती है, सिंचाई की व्यवस्था। जी हाँ, तो सिंचाई कैसे की जा सकती है इसकी? देखिए, ये जो होती है इसको हम लोग सैलो रूटेड कहते हैं, यानी इसकी जो जड़ होती है बहुत नीचे नहीं जाती है, इसीलिए इसमें आमतौर पे पानी हमें बार बार डालना होता है। लेकिन हमें बहुत अधिक पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अधिक पानी हम डालेंगे तो बीमारियां अधिक होंगी। लेकिन इसमें हमें जैसे जाड़े के दिन में आमतौर पे हम करीब 6 से 7 दिन के आसपास के बाद हमें इसमें पानी डालना होता है। दूसरा, जब हम इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं तो पानी जो होता है सिर्फ हम नालियों में डालते हैं, जिस कारण से जो पौधे की जड़ होती है वो थोड़ी सूखी रहती है। इस प्रकार से भी अगर हम पानी का प्रबंधन करें तो हम पानी का बचाव भी कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं। जी, एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना। जी, मैं अनवर बोल रहा हूँ। अनवर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहे हैं, प्रश्न पूछे अपना। प्रश्न मेरा ये है, बाकी चीजों का तो हमें पता ही है कैसे क्या डालना है जी, बाकी कीड़े लग जाते तो सही, लेकिन फसलों में गेहूं में और वो धान में ज्यादातर वो चूहे है ना काट देते फसलों को जी, तैयार होने से पहले, तो उसका क्या उपाय है? जब हम दवाई डालते हैं ना तो दवाई की जब तक वो रहती है ना तब तक तो वो बाहर अंदर ही रहते हैं बिल में, और जब उसकी गैस खत्म हो जाती है
असर खत्म हो जाता है तब फिर आके काटना शुरू कर देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं फसलों को। जी डॉक्टर साहब, क्या उपाय है? डॉक्टर साहब, फसल कोई भी हो या वो इसका क्या उपाय है? जी हाँ, देखिए सबसे जो उन्होंने पूछा, जैसे चूहे के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आमतौर पर अगर हम पानी अगर अधिक डाल दें, जैसे जब हमारी एक फसल की कटाई होती है उसके बाद अगर हम खेतों में अगर हम पानी अगर हम भर देते हैं, इससे आमतौर पे माना जाता है चूहे जो वहां से चले जाते हैं, जैसा मैं दीमक के लिए ही बता रहा था। दूसरा, जैसे इन्होंने कीट की बात की, इसलिए मैं जरा इंपॉर्टेंट एक दो कीट इसमें होते हैं उसके बारे में बता दूं। एक डीबीएम एक होता है, डायमंड बैक मॉथ, वो कीड़ा बहुत परेशान करता है, खास करके जैसे अभी जब गर्मियां बढ़ेंगी, यानी जब फसल खत्म होने लगेंगी तब, और चेपा भी इसमें काफी परेशान करता है। इसके लिए हमें किसान भाइयों को मैं बता दूं, एक दवा आती है स्पिनोसैड करके, ये काफी सेफ दवा है। तो 10 लीटर पानी में इसका 4 मिलीलीटर घोल बना के इनके लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या जब उधर चेपा की बीमारी आएगी, जिसको हम एफिड या माहू भी कहते हैं, खास करके फरवरी मार्च के बाद ये समस्या आएगी, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या एक इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 लीटर में 5 मिलीलीटर घोल बना के इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। चलिए, अभी तो कटाई चल रही होगी सर, और क्या उसकी सावधानियां हो सकती हैं? जी हाँ, कटाई अगर चल रही है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कटाई के पहले 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले हमें कोई दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है। दूसरा, अगर हम जब कटाई करते हैं तो उसमें पत्ते बहुत अधिक होते हैं, तो हम बाहर के पत्तों को हम काट दें, और उसका जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो जो गनी बैग होता है, जूट के बोरे में नहीं ले जाएं। उससे क्या होता है, जो काला पड़ जाता है। उसके बजाय अगर हम उसको ट्रे में ले जाते हैं, या प्लास्टिक की जो क्रेट होती है उसमें अगर हम ले जाते हैं, तो आपकी फसल जो होगी वो आकर्षक होगी और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। जी सर, वैसे तो हमारी कोशिश होती है अपने श्रोताओं तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाएं, गागर में सागर भर लाएं। फिर भी अगर कोई मार्गदर्शन आपका हमें मिलता है, आपके सुझाव चाहिए, तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। कार्यक्रम किसान की बात, कमरा नंबर 612, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पर, और SMS भी कर सकते हैं 53010 पर। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद करना चाहेंगे आरती का, जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया फोन लाइन हम तक पहुंचाने के लिए। और धन्यवाद अशोक जी आपका भी कि इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपने किए डॉक्टर साहब से। और इसके साथ ही अब हमें समय इजाजत नहीं देता, लेकिन चलते चलते कल के विषय के बारे में हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। कल का हमारा विषय है शरदकालीन औषधीय पौधों की खेती, और एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर मूलचंद सिंह। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।